Hello, my dear student. Welcome to my channel Concept of Mathematics. I am your mathematics mentor, DK sir, SBM. आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट का टॉपिक है मैट्राइसेस यानी मैट्रिक्स और प्लूरल इसका मैट्राइसेस है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द CBSE पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द JEE मेंस एंड IIT एडवांस. और किसी कंपटीशन में बहुत सारे कंपटीशन है, TGT है, PGT है, ये सब में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैट्राइसेस. सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पे चलते हैं. मैट्राइसेस का जो डेफिनेशन है यानी मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फंक्शन, दोनों में रियल नंबर्स होते हैं. फंक्शन होगा तो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा और नंबर्स होंगे तो रियल नंबर होंगे. ये जो अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होते हैं उन्हीं को हम मैट्राइसेस या मैट्रिक्स बोलते हैं. मैट्राइसेस प्लूरल है तो ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ए rectangular arrangement of real number या आप रियल एलिमेंट कह सकते हैं और फंक्शन या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एलिमेंट जो रियल नंबर होंगे या रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे. कोई भी मैट्रिक्स अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो देखो ABCD EFGH और XYZP. रेक्टेंगल ऐसे दिख रहा. अगर ये ऐसे भी दिखता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये एक प्रकार का लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हैं तो इसको हम रेक्टेंगल, इसको भी चूंकि स्क्वायर दिख रहा है, ये रो और कॉलम बराबर हैं लेकिन फिर भी इसको हम रेक्टेंगल ही बोलेंगे क्योंकि स्क्वायर भी एक प्रकार का रेक्टेंगल होता है. तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ये भी है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ये भी है. आमतौर पे जब रेक्टेंगल की बात करते हैं हम लोग तो दिमाग में एक बात आती है कि लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होगा यानी लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होगा. जबकि यहां पर अगर लेंथ और ब्रेथ इक्वल दिख रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. अब इसमें जो अरेंजमेंट डेफिनेशन के हिसाब से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट यही दिखाई दे रहा है पर स्क्वायर भी एक प्रकार का रेक्टेंगल होता है इसलिए ये भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंतर्गत होंगे. अब देखो ये जो दिख रहा है इसको हम लोग रो कहते हैं. ये पूरा पूरा रो है और ये जो दिख रहा है इसको हम कॉलम कहते हैं जो C से डिनोट करते हैं और रो को हम R से डिनोट करते हैं. तो कितने रो दिखाई दे रहे हैं? R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3 और कॉलम कितने दिख रहे हैं? C1, C2, C3 और C4. यानी यहां पे 4 कॉलम दिख रहे हैं और 3 रोज दिखाई दे रहे हैं. यहां पर भी देखें तो रो R1, R2 और R3, कॉलम C1, C2 और C3. और जो कॉलम और
रोज होते हैं, वास्तव में इन्हीं को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसी तरह से लिखा जाता है। पहले हम रो को लिखते हैं, यानी 3 रो और 4 कॉलम। यहां पे 3 रो और 3 कॉलम्स हैं। किसी भी मैट्रिक्स को दर्शाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रो और कॉलम होते हैं और इन्हीं से हम नंबर ऑफ एलिमेंट भी निकाल सकते हैं। रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। देखिए 4 3 जा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यही जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बताते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। ये कितना हो गया? 3 into 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 into 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट 12। यहां पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया 3 into 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए कितना? 9। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसी को जनरल फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जो होगा ए, और इसे हम किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए ए आई जे लिखते हैं और इसका ऑर्डर लिखते हैं, m रो और n कॉलम होंगे, ये इनका ऑर्डर्स है। और i का मतलब भी एक प्रकार से रो को प्रदर्शित करता है और j जो है कॉलम को शो करता है। ये रो को बताता है और ये कॉलम को बताता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट का एड्रेस भी बताता है। अगर हमें जनरल मैट्रिक्स लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A11, A12, A13, A14। तो इसमें क्या दिख रहा है कि पहला रो 1 1 1 हर जगह दिखाई दे, पहला रो है। बदल क्या रहा है? ये नंबर्स बदल रहे हैं। तो लास्ट में हम जाएंगे तो 1 n लिखेंगे। उसी तरह से हम दूसरे रो में जब आएंगे तो 2 1 2 2 2 3 और इस तरह से डॉट करके ये 2 n होगा। धीरे धीरे हम नीचे जब जाएंगे हम लोग तो ये होगा a, अब ये बदल रहा 1 2 3, तो ये m होगा और ये क्या हो जाएगा? 1 होगा। ये होगा AM2, ये होगा AM3 और डॉट डॉट जिस तरह चलेंगे हम लोग तो ये क्या होगा? AMN। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? mn एलिमेंट्स हो गए और इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गई वो हो गया mn। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को शो करता है। और यहां देखिए जैसे मान लीजिए 2 3 लिखा हुआ है तो ये क्या बताता है? ये एड्रेस ऑफ एलिमेंट बताता है। किसी भी मैट्रिक्स में वो कहां पर मौजूद है, ये पोस्टल एड्रेस ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ये हो गया। हम लोग अगर ये लिखते हैं कि A23 तो ये बताता है कि ये एलिमेंट दूसरे रो के तीसरे कॉलम में ये यहां पे मौजूद है। और इसे हम फट से पता लगा लेंगे कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम में ये मौजूद है और यहां पे इसको पोस्टल एड्रेस ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब हम लोग इसी को कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात अगर करें, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड में जो सवाल आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अगर उसकी बात की जाए तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स ये ऐसे हो सकता है कि जैसे कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें बनानी हो तो इसका लिखा हो
ये मैट्रिक्स हमारा ए आई जे और m इंटू एन आर्डर्स की मैट्रिक्स होती है, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे कोई भी मैट्रिक्स ए आई जे और 3 इंटू 2 आर्डर्स की मैट्रिक्स अगर हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, और इसका जो आई जे के लिए जो डिफिनेशन है वो दिया होगा कि ए आई जे इज इक्वल टू जस्ट हाफ मॉड में 2i प्लस 3j, ये मॉड में दिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे और वो 3 रो और 2 कॉलम बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि A11 A12 हमें 3 रो में जाना, कॉलम हमारे 2 ही हैं, और यहां पे हम चलेंगे A21 A22 और A31 A32, ये 3 रो और 2 कॉलम हो गए। अब इसका जनरलाइजेशन, ये जनरल एलिमेंट्स हो गए, लेकिन हमें डेफिनेशन दिया गया है कि ए आई जे का मतलब जस्ट हाफ 2i प्लस 3j। तो जब हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना होगा, A11 का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखें तो i का मतलब 1 है और j का मतलब भी यहां 1 है, तो जस्ट हाफ ये में क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो फाइनली क्या हुआ जस्ट हाफ 2 प्लस 3 यानी 5 हो गया, और ये बाहर निकलेगा तो 5/2 होगा। तो ये जो हम मैट्रिक्स जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 5/2। अब 1-2 लिखा है तो 1-2 का मतलब हुआ A12, ये मतलब हुआ जस्ट हाफ i का मतलब 1 और j का मतलब 2, तो i का मतलब n यानी 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 2 का मतलब 6, तो 6 और 2 कितना 8 हो गया, और 8/2 का मतलब 4 हो गया, तो यहां पे हम लोग 4 लिख सकते हैं। इस तरह से हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, बशर्ते ये डेफिनेशन दिया गया हो। एनसीईआरटी में 3.1 में ये सवाल दिया गया है, आप वहां से जाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 2-1 को देखा जाए तो 2-1 में क्या होगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 1 का मतलब 3 7, तो यहाँ 7/2 आ जाएगा, ये 7/2 होगा। 2-2 का मतलब हुआ 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 10, यानी ये 5 हो जाएगा। फिर से हम 3-1 की बात करें तो ये क्या होगा 3 2 जा 6 और 1 3 9, यानी ये 9/2 होगा, और यहाँ पे 3 2 जा 3 और 2 का मतलब हुआ 3 6 हो जाएगा, और 2 का मतलब 6 12 2, यानी ये 6 हो जाएगा। तो ये 3 इंटू 2 आर्डर की जो मैट्रिक्स है ये कंस्ट्रक्ट हो गई इस फॉर्मूले के हिसाब से। इस तरह से कोई भी फॉर्मूला दिया गया है तो हम इसका कंस्ट्रक्शन आसानी से कर सकते हैं। अब एक और बात, अगले टॉपिक के रूप में हम एक बात ये कर सकते हैं कि सपोज करो कि ये जो a इज इक्वल टू ए आई जे दिया है और m इंटू एन, तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग निर्धारित कर लें, जैसे मान लो a आई जे और ये 3 इंटू 4 हो जाए, तो कुल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 3 4 जा 12। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट हैं तो उसके हाउ मेनी पॉसिबल आर्डर्स कितने होंगे, तो इनके फैक्टर करेंगे हम लोग, तो जितने भी इसके फैक्टर होंगे वो मैट्रिक्स के पॉसिबल आर्डर्स होते हैं, ये फैक्टर्स हो गए। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 इंटू 12 और इसी का रिवर्स कर देंगे 12 इंटू 1, पहला फैक्टर हो गया। दूसरा ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 इंटू 6 और ये 6 इंटू 2 होगा, फिर 3 से भी डिवाइड होगा 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 3। आगे देखिए 4 से डिवाइड होगा तो वो भी हमने लिख दिया, आगे हम और चलेंगे तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा जो यहाँ लिखा जा चुका, 7 से डिवाइड होगा नहीं, 8 से डिवाइड होगा नहीं,
9 से डिवाइड होगा नहीं, 10 और 11 का कोई मतलब नहीं है, बाकी 12 से डिवाइड होगा जो मैंने लिख दिया। तो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स, तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। लेकिन मान लीजिए कि अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ऑड में है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए का मान लो कि 13 है, तो अगर 13 है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, निश्चित रूप से 1 इंटू 13 होगा एंड 13 इंटू 1 होगा, ओनली टू पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनने वाला है। तो हमने मैट्रिक्स का डेफिनेशन देख लिया, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स देख लिया, ये क्या है, पोस्टल एड्रेस ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर्स हो गए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये आई का मतलब रो, आई हम हमेशा समझते हैं क्या है, ये रो को बताता है, और जे का मतलब कॉलम को बताता है, और ये संख्या है कॉलम और रो की, ये सिर्फ रो और कॉलम को बताता है, ये नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो है। तो पहला रो होता है और दूसरा कॉलम्स, यानी 3 रो और 4 कॉलम्स है, जबकि ये आई केवल रो को डिनोट करता है और जे केवल जो है कॉलम को डिनोट करता है। यही पोस्टल एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द एलिमेंट्स हो गए। अब हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और टाइप ऑफ मैट्रिक्स किसी भी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी मैट्रिक्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसलिए आइए हम लोग लिखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और क्रमशः उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला रो मैट्रिक्स। जैसा नाम से ही लग रहा है रो मैट्रिक्स है, तो कोई भी मैट्रिक्स में अगर हम ऐसे लिखते हैं ए बी सी डी, इसमें रो कितने हुआ, 1 रो है, और 1 2 3 4 यानी कॉलम 4 है। इसका रो तो सिर्फ एक ही दिख रहा है रो, लेकिन कॉलम C1 C2 C3 और C4, इसके 4 कॉलम और 1 रो हैं, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह से हम इसी के जस्ट बगल में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन स्वाभाविक है किसी भी स्टूडेंट का, लेकिन ये ऐसा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो और 3 6 7 8 9 हो, जब इसमें केवल ओनली 1 रो होगा तो रो मैट्रिक्स होगा, लेकिन मोर देन 1 रो अगर दिखते हैं और ये रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या अगर ज्यादा हो, यानी 2 रो और 1 2 3 4 5 कॉलम्स अगर दिए गए हैं, तो ये हमारा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होते हैं रो मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ रो कम होता है। हॉरिजॉन्टल में भी होता है कि नंबर ऑफ रो मोर देन 1 होता है और नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होते हैं रो की अपेक्षा, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाती है और ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी। उसी तरह से जब हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, तो ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसमें कॉलम सिर्फ एक हो, जैसे ए बी सी डी, और इसमें रो की संख्या देखिए बढ़ गई, R1 R2 R3 और R4, लेकिन कॉलम सिर्फ एक है, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया वो 4 into 1 हो गया। तो जब इसमें कॉलम की संख्या एक हो और रो की संख्या ज्यादा हो तो कॉलम मैट्रिक्स होगा। और रो में क्या आपने देखा कि रो मैट्रिक्स में रो की संख्या सिर्फ एक है, कॉलम की संख्या
ज्यादा है, इसलिए ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। उसी तरह से जब वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वर्टिकल मैट्रिक्स भी कुछ इसी प्रकार का होगा। वर्टिकल मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या एक से ज्यादा होगी, तो ऐसे में हम कोई मैट्रिक्स अगर इस प्रकार लिख दें ए बी सी डी ई एफ और जी एच, तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो कॉलम्स दिख रहे हैं C1 और C2, और रो कितने दिख रहे हैं R1 R2 R3 और R4। तो इसमें 4 रोज और 2 कॉलम्स हैं, लेकिन कॉलम कम है इसलिए ये वर्टिकल दिख भी रही है, और इसमें कॉलम ज्यादा है रो कम है तो ये हॉरिजॉन्टल दिख भी रहा है। इसलिए हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल कॉलम और वर्टिकल मैट्रिक्स, ये समझना, इसकी डिजाइन, इसकी आकृति समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही हम चाहते हैं कि आप समझो, फिर आगे दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला हम लोग रो कॉलम और ये, और जो एक नल मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को कह सकते हैं हम, जीरो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, यानी कोई भी हम डिजाइनिंग करेंगे जीरो 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 जीरो, कोई भी मैट्रिक्स अगर हम ले लेते हैं तो जीरो 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 और जीरो 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 जीरो, ये भी ये 3 into 4 ऑर्डर की हो गई, ये 2 into 2 ऑर्डर की हो गई, यानी एवरी एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। हमने रो को डिफाइन कर दिया, हॉरिजॉन्टल को डिफाइन कर दिया, कॉलम को डिफाइन कर दिया, वर्टिकल मैट्रिक्स को डिफाइन कर दिया, नल मैट्रिक्स को डिफाइन कर दिया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका महत्व बहुत ज्यादा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वें नंबर पे आता है, ये चौथे नंबर पे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए लग भी रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर को हम अच्छी तरह से समझते हैं कि लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल, सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज द स्क्वायर। एट द सेम वे द रो एंड कॉलम आर इक्वल, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि इसमें अगर हम इसको डिनोट करते हैं ए आई जे और यहां पे m इंटू एन, तो ये कब होगा जब m इज इक्वल टू एन होगा, यानी हमारे नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम अगर इक्वल होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, अदरवाइज ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो हम लोग लिखने का जो तरीका है, रो और कॉलम को ऐसे मैट्रिक्स को लिखा है जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो जाए, अर्थात ये हम लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई। ये हमने देखा कितने रो हैं, R1 R2 और R3, इसमें कितने कॉलम है C1 C2 और C3। तो आपने देखा कि रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो ये कौन से मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हमें समझना ही होगा। 4 रो और 4 कॉलम होंगे तो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 5 रो और 5 कॉलम होंगे तो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 2 रो और 2 कॉलम होंगे तो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और ओनली 1 एलिमेंट होंगे अर्थात 1 रो और 1 कॉलम तो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे के सारे आगे जो रूल आने वाले हैं वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स पर, इंटरमीडिएट कोर्स तक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्क्वायर मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ बातें हम लोग को समझना है। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम लिखते हैं यहां पे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये हम लिख रहे हैं केवल, ये वास्तव में 2 टाइप्स के होते हैं। पहला ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स।
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये ट्रायंगुलर को ट्रायंगल हमने बना दिया है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो इसकी खास पहचान क्या है। और डायगोनल मैट्रिक्स में भी दो प्रकार के होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। अब वन बाय वन को हम डिफाइन कर दे रहे हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये सब के सब स्क्वायर में आते हैं भैया। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगा, कोई भी मैट्रिक्स अगर हम ऐसे लेते हैं ए बी सी ई एफ जी और एच आई जे, अगर मान लीजिए ये आपने ले लिया और इसको हमें ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को करना है, तो ये हमारी जो डायगोनल, देखिए ये जो मेन डायगोनल आपको दिख रही है, ऐसे समझिए ये मेन डायगोनल दिखाई दे रहा आपको, ये इस मेन डायगोनल के एलिमेंटों को के नीचे जो भी तीन एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये जीरो के रूप में होंगे। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के अपर वाले सभी के सभी कोई एलिमेंट्स होंगे और नीचे हमारा जीरो होगा, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। और यही चीज रिवर्स कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमारी ट्रायंगुलर की डिजाइन अगर ऐसे हो जाए, मेन डायगोनल जैसे मान लीजिए ए लिखा है, यहां पे मैं बी लिख रहा हूं, यहां सी लिख रहा हूं, यहां मैं डी लिख रहा हूं, और ये डायगोनल देखिए, पहले हम मेन डायगोनल बना लें, इसको यहां नहीं लिखते हैं। अच्छा, अब फिर मिटा के समझाना ज्यादा अच्छा रहेगा। ए बी डी और ई, एफ और जी, एच और आई, फिर से क्या करेंगे, ये हमारा जो मेन डायगोनल लीडिंग डायगोनल जिनको कहते हैं, इनके ऊपर वाले को मिटा करके जीरो लिख दीजिए, अर्थात ये जीरो होगा, इसमें एक ही एलिमेंट है। तो अब ये दिखाई दिया, देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के अपर वाले एलिमेंट्स जो हैं कोई नंबर्स हैं, यानी नीचे वाले जीरो हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपर वाले जीरो हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये इसकी खास पहचान है। अर्थात यहां आपको लिखना है अगर, तो क्या लिखेंगे कि यहां पर आई, अगर नंबरिंग देखिए यहां पर सबसे अच्छा होगा कि अगर इस तरह से डिफाइन करना चाहते हैं तो कोई भी मैट्रिक्स आप ऐसे लिख लीजिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23, और यहां पे लिखेंगे A31 A32 और A33। अब जरा देखिए ये 3x3 की ये भी मैट्रिक्स है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये जो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अर्थात जहां पे आई, हम कह सकते हैं कि आई जो है ये जे जहां ग्रेटर है, देखिए इसके ऊपर सभी में आई से जे क्या है, बड़ा है, यानी ये जो पहला है रो, दूसरा कॉलम, तो ये डायगोनल के सभी नंबर्स बराबर हैं, यानी आई और जे इक्वल है, आई और जे इक्वल है, आई और जे इक्वल है, लेकिन ऊपर क्या है, जे ग्रेटर है। तो जब आई ग्रेटर आर इक्वल टू जे, माने जे इज ग्रेटर आर इक्वल टू आई, उसके सभी एलिमेंट्स जो होंगे ये अपर मैट्रिक्स के होंगे, और लोअर मैट्रिक्स में क्या होगा, आई ही ग्रेटर आर इक्वल टू जे हो जाएगी। देख लीजिए, तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है डायगोनल मैट्रिक्स, यहां मैं लिख रहा हूं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है
कि डायगोनल एलिमेंट में कुछ ना कुछ होंगे। जैसे मान लीजिए हम 3x3 का लिखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम इसी को लेके चल रहे हैं, K 0 0 0 K 0 0 0 K, ये हमारा हो गया स्केलर, अरे डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसको हम कहेंगे क्योंकि मेन डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं होंगे डायगोनल एलिमेंट्स में। ये 3x3 ऑर्डर की ये मेन डायगोनल के एलिमेंट जो हैं दिखाई दे रहा है K। इसमें सॉरी डायगोनल में एक काम और करिए, ये सभी इक्वल नहीं, यहाँ पे हम K L और इसको हम K रहने दे सकते हैं, ये हम बना दे रहे हैं। तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, तीनों इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ये डायगोनल केवल डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर हम स्केलर की बात करते हैं, स्केलर मैट्रिक्स की बात करें, तो यही मैट्रिक्स होगा स्केलर, लेकिन ये सभी एलिमेंट्स इक्वल होंगे जो अभी मैंने बनाया था। यानी अगर सभी एलिमेंट्स मेन डायगोनल के एलिमेंट्स अगर इक्वल होते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं कि यही जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही जो होती है, यही डायगोनल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, वन, ये जो बराबर है वो सभी के सभी वन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। ये सभी इक्वल हैं पर वन नहीं है तो स्केलर मैट्रिक्स होगी, सभी इक्वल है पर वन है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, और सभी कोई एलिमेंट्स हैं डायगोनल में, बाकी सब जीरो हैं तो, और सभी बराबर नहीं हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो डायगोनल मैट्रिक्स में है, एक सिंपल डेफिनेशन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जानने की जरूरत है, क्योंकि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इस डायगोनल मैट्रिक्स में जो देखिए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। अगर हमें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स समझना है तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इसको लिखते हैं हम लोग कैसे, जैसे मान लीजिए यही है तो इसका लिखेंगे TR और A लिख देंगे, और इसका मतलब होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके सम, अर्थात इसको मैं लेके चल रहा हूं तो ये हो जाएगा A प्लस F प्लस J, यानी सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, तीन बात कहते हैं, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल कहते हैं, और उनके एलिमेंट का जो सम होता है वही मैट्रिक्स का ट्रेस होता है, यानी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज नोन एज द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और अगर हम सम ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो दो लाइन में उसको भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना दे रहा हूं जिससे क्लियर हो जाएगा। यहां पर एक सिंपल डायग्राम, स्क्वायर मैट्रिक्स, दो प्रकार के होते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर दो प्रकार के होता है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, और ये भी दो प्रकार का होता है, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसी में हम लोगों ने ट्रेस की बात की है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए ये होता है सम ऑफ एलिमेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ डायगोनल्स, मेन डायगोनल्स यानी लीडिंग डायगोनल की बात कर सकते हैं, या प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। अब जो हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद इस वीडियो को
समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स हैं, जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वॉल्यूमेट्री मैट्रिक्स, ये सब वॉलेंट्री मैट्रिक्स जो कहते हैं, वॉलेंट्री पीरियाडिक मैट्रिक्स। तो ये सब मैट्रिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन पॉइंट अवश्य है। हालांकि इंटरमीडिएट में जानने की जरूरत है, लेकिन हम डिस्कस कर देंगे सिंपली। यहां पर हम एडिशन की बात करते हैं, तो एडिशन बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी जोड़ और घटाना। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कब जोड़ कैसे किया जाता है। जब सजाती एलिमेंट अर्थात सेम एलिमेंट्स हो, या उसको कहते हैं कि लाइक टर्म में ही जोड़े जा सकते हैं, अनलाइक टर्म जोड़े नहीं जा सकते। तो यहां भी एडिशन कब होगा, जब किसी भी मैट्रिक्स का, अगर ये मैट्रिक्स है Aij और इसका अगर ये 3 into 3 का है, तो हमें जो B लिखना होगा Bij, ये भी 3 into 3 ऑर्डर की होगी, तभी हम A plus B कर सकते हैं। ये तभी संभव है A plus B, और A minus B तभी संभव है। ये अगर इनके ऑर्डर सेम नहीं है तो ना हम जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ना होता है और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटाना होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए। ए कोई मैट्रिक्स अगर है 2 3 4 3 6 7, और दूसरी मैट्रिक्स बी जो है ये है 1 2 4 3 6 3 5 9, तो अगर हमें a प्लस बी निकालना है बच्चों, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते चलेंगे। अब देखो a प्लस बी में 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 होगा, 6 प्लस 5 11 होगा, 7 प्लस 9 16 हो जाएगा। ये हमारा एडिशन हो गया। और इसी को अगर हमें घटाना है तो क्या करना होगा, इसी को माइनस कर देंगे हम लोग। जैसे a माइनस बी अगर करना है तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी, यानी इसमें से इसको घटाइए, यानी 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 और 4 माइनस 4। उसी तरह से 3 माइनस 3, 6 माइनस 5 और 7 माइनस 9। ये हमारा सब्सट्रैक्शन हो गया। तो क्या मिला हमको, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0, ये भी 0 होगा, ये होगा 1 और ये होगा 2। ये घटाना हो गया और ये जोड़ हो गया। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आप 3.1 को इसे बताने के बाद, इंट्रोडक्शन ऑफ जो मैट्रिक्स का पहला चैप्टर है, ये इसके बताने के बाद मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज तो पक्के से लगा लेंगे, निश्चित रूप से लगा लेंगे। आप देखिए, लगाइए और थोड़ा आगे बढ़िए। कल नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पर होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसके रूल्स जो काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू। हाँ हो गया। हाँ हाँ।